मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। पानी छत से नहीं गिर रहा था, बरस रहा था, जैसे आसमान ने कोई पुराना हिसाब चुकाना हो। बिजली कड़कती तो पूरा गांव एक पल के लिए जल उठता। मिट्टी के घर, कच्ची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और फिर अंधेरा पहले से भी गहरा। इम्तियाज उस रात जल्दी सो गया था। उसका काम ही ऐसा था कि रात को नींद जल्दी आती थी और सुबह देर से। बदन में जो थकान होती थी वो किसी दवा से नहीं जाती थी, बस नींद से जाती थी। गहरी भारी बेख्वाब नींद। 30 साल से वो यही करता आया था। गांव के बाहर जो कब्रिस्तान था उसकी हर कब्र में इम्तियाज का पसीना मिला था। हर मिट्टी उसके हाथों से गुजरी थी। लोग उससे बात कम करते थे। ये कोई नफरत नहीं थी, बस एक अजीब सी दूरी थी। जैसे लोग जानते हों कि यह आदमी मौत के करीब रहता है, इसलिए उससे भी थोड़ी दूरी जरूरी है। बच्चे उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, औरतें नजर फेर लेती थीं, मर्द बस सिर हिला देते थे, सलाम नहीं बस एक इशारा। इम्तियाज को आदत हो गई थी। उसकी बीवी 6 साल पहले गुजर गई थी। बच्चे नहीं थे, एक छोटा सा घर था, एक लालटेन थी, एक फटी हुई दरी थी और एक फावड़ा था जो उसने दीवार से लटका रखा था, जैसे कोई तस्वीर लटकाता है। उस रात वो सोया तो था मगर नींद पूरी नहीं थी। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि सपने भी डूब जाएं। वो करवट बदलता रहा। फिर किसी वक्त, शायद आधी रात के बाद, उसकी आंख लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहली बार में उसने सुना नहीं, बारिश की आवाज में दब गई। दूसरी बार दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज। इम्तियाज की आंख खुली। वो एक पल के लिए बस लेटा रहा, छत को देखता रहा। सोचा शायद आंधी में कोई टहनी आकर लग गई होगी। फिर तीसरी दस्तक हुई, धीमी मगर इरादतन, जैसे कोई जानता हो कि अंदर कोई है और वो उसे जगाना चाहता हो। इम्तियाज उठा, लालटेन जलाई। पीली रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांपी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर वो चल दिया। दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, भींगा हुआ, सिर से पांव तक। उसके कपड़े काले पड़ गए थे पानी से। उसके चेहरे पर पानी की लकीरें थीं, या शायद आंसू थे। अंधेरे में फर्क करना मुश्किल था। उम्र कोई 50-55 के आसपास होगी। दाढ़ी थी सफेद और बेतरीब। आंखें थी लाल, धसी हुई, थकी हुई। इम्तियाज भाई, उसने कहा। आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसके गले से कुछ खींच लिया हो। मेरी बेटे की मौत हो गई है। इम्तियाज ने उसे देखा। आदमी का नाम था हुसैन अली। इम्तियाज ने उसे पहचाना। वो पास के गांव धनपुरा का रहने वाला था। कभी कभी बाजार में मिल जाता था। उसका एक जवान बेटा था, नाम था शायद सलीम या साहिल। इम्तियाज को याद नहीं सही से। कब? इम्तियाज ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले।
इम्तियाज समझ गया कि वो क्यों आया था, मगर उसने दरवाज़ा थोड़ा और खींचा, बंद करने के लिए नहीं, बस अपने और उस आदमी के बीच कुछ रखने के लिए। रात को होगा, उसने कहा, सुबह आओ। हुसैन अली ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। बारिश उस पर गिरती रही। फिर उसने अपनी आंखें झुका ली और एक अजीब आवाज़ निकली उसके मुंह से। वो आवाज़ जो आदमी तब निकालता है जब उसके पास रोने की भी ताकत ना बचे। एक दबी हुई सिसकी, एक बूढ़े बाप की बेबसी। बेटा है मेरा, जवान था, सुबह तक नहीं रख सकता। इम्तियाज ने उसे देखा। उसे पता था ये काम रात को नहीं होता, ये तरीका नहीं है, मगर वो ये भी जानता था कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, और एक बाप का दर्द वो भी रात का इंतज़ार नहीं करता। हुसैन अली रोने लगा, धीरे धीरे, पहले आंखें, फिर कंधे, फिर पूरा बदन, और वो रो रहा था जैसे एक बच्चा रोता है, बिना शर्म के, बिना रोके, बारिश में भींगा हुआ। इम्तियाज के दरवाजे पर खड़ा गिड़गिड़ाता हुआ। इम्तियाज अंदर गया, फावड़ा उठाया। रात के उस वक्त गांव पूरी तरह बंद था। इम्तियाज और हुसैन अली कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। लालटेन इम्तियाज के हाथ में थी। उसकी रोशनी बारिश में इधर उधर हिलती थी, जैसे एक थका हुआ जुगनू। हुसैन अली आगे आगे था, चुप, बिल्कुल चुप। उसका रोना बंद हो गया था। इम्तियाज को ये थोड़ा अजीब लगा। जो आदमी अभी तक दरवाजे पर इस तरह रो रहा था, वो अचानक इस तरह खामोश कैसे हो गया। मगर उसने कुछ नहीं कहा। गम के वक्त आदमी अजीब हो जाता है, ये वो जानता था। रास्ता लंबा था। कब्रिस्तान गांव के बाहर था, उत्तर की तरफ, जहां एक पुराना नीम का पेड़ था, जो इतना बड़ा था कि उसकी टहनियाँ पूरे कब्रिस्तान पर छाया करती थीं। रात को वो पेड़ एक काले बादल जैसा दिखता था, बेशक्ल, विशाल, थोड़ा डरावना। चलते हुए इम्तियाज ने एक और बात गौर की। हुसैन अली के पाँव की आवाज़ नहीं आ रही थी। बारिश में जब आदमी चलता है तो कच्ची मिट्टी पर छप छप की आवाज़ आती है। इम्तियाज के अपने पाँव की आवाज़ आ रही थी, मगर हुसैन अली के पाँव जैसे वो मिट्टी को छू ही नहीं रहे थे। इम्तियाज ने सोचा शायद बारिश की आवाज़ में दब गई होगी। उसने लालटेन थोड़ा नीचे की तरफ झुकाई। हुसैन अली के पाँव के नीचे कीचड़ नहीं था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर इम्तियाज रुका। ये उसकी आदत थी। हर बार आने पर वो एक पल के लिए रुकता था। कोई दुआ नहीं पढ़ता था, बस एक लम्हे के लिए खड़ा रहता था। 30 साल में ये आदत बन गई थी। हुसैन अली रुका नहीं, वो सीधे अंदर चला गया। इम्तियाज ने उसे देखा और फिर वो भी अंदर आ गया। कब्रिस्तान में लालटेन की रोशनी में पुराने पत्थर दिखे, कुछ टूटे हुए, कुछ झुके हुए, कुछ इतने पुराने कि नाम भी मिट गए थे। बारिश का पानी नीचे जमा हो रहा था। कहाँ खोदनी है? इम्तियाज ने पूछा। हुसैन अली ने एक जगह की तरफ इशारा किया। इम्तियाज उस जगह की तरफ गया, लालटेन उठाई और ज़मीन देखी। वो रुक गया। उस जगह पर जहां हुसैन अली ने इशारा किया था, पहले से ही एक कब्र थी, ताज़ी। मिट्टी अभी भी नरम थी। चारों तरफ की ज़मीन से थोड़ी उठी हुई। फूल रखे थे, पीले, अभी मुरझाए भी नहीं थे, और एक छोटा सा पत्थर था
जिस पर कुछ लिखा था। इम्तियाज ने लालटेन और करीब की। पत्थर पर लिखा था हुसैन अली वलद मोहम्मद इस्माइल, उम्र 45 साल, और तारीख थी आज की। इम्तियाज के हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। उसने पीछे मुड़कर देखा। हुसैन अली वहीं खड़ा था, उसी जगह, कुछ कदम पीछे, मगर अब उस पर बारिश नहीं पड़ रहे थे। बारिश उसके ऊपर से गुजर रहे थे, जैसे वो वहां था ही नहीं। इम्तियाज का दिल एक पल के लिए रुका, फिर धड़का, फिर बहुत तेज धड़का। उसके पांव जमीन पर गड़ गए। वो भागना तो चाहता था, मगर उसका बदन नहीं मान रहा था। हुसैन अली ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक थकान थी। वो थकान जो सफ़र के बाद होती है, लंबे अंधेरे सफ़र के बाद। मेरे बेटे की कब्र नहीं खुदवानी थी, उसने कहा। आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, टूटी हुई नहीं थी। एक शांत आवाज़ थी, जैसे गहरे पानी की आवाज़। मुझे बस एक बार यहाँ आना था। इम्तियाज की आवाज़ नहीं निकली। तूने मेरी कब्र खोदी थी बरसों पहले, मेरी बीवी की भी, मेरी माँ की भी। तूने इस मिट्टी में जिन्हें उतारा, उनके साथ मैं भी अब इसी मिट्टी में हूँ। इम्तियाज को याद आया हुसैन अली, धनपुरा। हाँ, उसकी बीवी कोई 10 साल पहले गई थी, बुखार था। इम्तियाज ने कब्र खोदी थी, वो याद था। हुसैन अली उस वक्त कब्र के किनारे खड़ा था। आंखें सूनी थी, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। मैंने तुझे देखा था उस दिन, तू खोद रहा था, बिना रुके, बिना थके, जैसे ये काम तुझे कोई फर्क ही नहीं देता। इम्तियाज ने कुछ कहना चाहा। मुझे गुस्सा आया था, सोचा था ये आदमी बेशर्म है। मेरी बीवी की कब्र खोदता है और उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं, कोई दर्द नहीं। वो थोड़ा रुका, मगर बाद में समझ आया तुझे दर्द होता है, बस तू छुपाना सीख लिया है, हर बार, हर कब्र पर। वरना इंसान ये काम 30 साल तक करे कैसे। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर इम्तियाज को अब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं इसलिए नहीं आया कि तुझे डराऊं। तो फिर? इम्तियाज की आवाज़ किसी तरह निकली। हुसैन अली कब्र के पास चला गया, अपनी कब्र के पास। वो उसके सामने खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा, जैसे कोई आदमी किसी पुरानी चीज़ को देखता है जो उसकी अपनी है, मगर अब उसके पास नहीं रही। मेरा बेटा है साहिल, 22 साल का, अकेला है। उसकी माँ नहीं रही, अब मैं भी नहीं रहा। वो आज रात शहर में है, उसे अभी खबर मिली होगी। इम्तियाज ने सांस ली। वो कल आएगा यहाँ, इस कब्रिस्तान में। हुसैन अली ने उसकी तरफ देखा। मुझे बस ये जानना था कि जो आदमी मेरी कब्र खोदेगा, जो मेरे बेटे को इस कब्र तक पहुंचाएगा, वो ठीक आदमी है। इम्तियाज के मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने बहुत लोगों को दफनाते देखा है अपनी ज़िंदगी में। कुछ आते हैं, काम करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर तू अलग है। मैं अलग नहीं हूँ, इम्तियाज ने कहा। नहीं, तू है। हुसैन अली की आवाज़ में पहली बार कुछ नरम था। मेरी बीवी की कब्र खोदते वक्त तूने एक बार फावड़ा रोका था, मैंने देखा था। तू एक पल के लिए रुका था,
आंखें नहीं उठाई मगर रुका था। उस एक पल में तूने उसे इंसान की तरह देखा था, लाश की तरह नहीं। इम्तियाज को वो पल याद नहीं था मगर हुसैन अली को था। ये बात इम्तियाज के सीने में कहीं उतर गई। 30 साल में जो उसने किया, जो उसे लगता था कि कोई नहीं देखता, उसे किसी ने देखा था। उस बाप ने देखा था जिसकी बीवी मिट्टी में जा रहे थे। मेरे बेटे को संभालना, जब वो आए रोए टूटे उसे लगेगा दुनिया खत्म हो गई। तू बस उसके साथ रहना, काम मत कर पहले, बस उसके साथ खड़ा रह। इम्तियाज की आंखें भर आई। 30 साल में वो कभी नहीं रोया, कब्रिस्तान में भी नहीं, घर में भी नहीं, कहीं नहीं। उसने सोच लिया था कि ये काम करने वाले रोते नहीं हैं, रोने से हाथ कांपते हैं, मगर आज कांप रहे थे। ठीक है। धीरे से, लगभग फुसफुसाहट में हुसैन अली ने उसे देखा, एक लंबी नजर से। फिर उसके चेहरे पर कुछ आया, वो चीज जो आदमी के चेहरे पर तब आती है जब उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता था, इत्मीनान। इम्तियाज ने एक पल के लिए आंखें मूंदी। बारिश अभी भी थी, नीम के पेड़ हिल रहे थे, लालटेन जल रहे थे। मगर जब उसने आंखें खोली तो हुसैन अली नहीं था, बस कब्र थी, मिट्टी, पत्थर, फूल और पानी जो धीरे धीरे उस मिट्टी में समा रहा था। इम्तियाज वहां बैठा रह गया, जमीन पर, भीगी हुई मिट्टी पर। उसने फावड़ा अपने पास रख लिया और लालटेन सामने रख दी। वो जानता था कि सुबह साहिल आएगा, एक बेटा आएगा जिसका बाप नहीं रहा, जो इस कब्रिस्तान में पहली बार इस तरह आएगा, अकेला, टूटा हुआ, दुनिया से बेजार। और इम्तियाज उसके लिए तैयार रहेगा। पहली बार 30 साल में फावड़ा उठाने से पहले वो बस खड़ा रहेगा। सुबह हुई, धीरे धीरे बारिश रुक गई। आसमान पर एक धुंधली नारंगी रोशनी फैली। पंछी शुरू हुए। गांव के कहीं दूर एक अनजान की आवाज आई, हल्की कांपती हुई, जैसे वो भी रात भर रोई हो। इम्तियाज कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर बाद एक नौजवान आया, पैदल, बस एक छोटा सा थैला कंधे पर था। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था। रात भर रोया होगा, बस में बैठा होगा, शायद कभी चलती बस में ही आंसू पोंछता रहा होगा। इम्तियाज ने उसे देखा, साहिल, हुसैन अली का बेटा। नौजवान ने उसे देखा और रुक गया। फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। इम्तियाज ने फावड़ा नहीं उठाया, वो बस उसके पास गया और खड़ा हो गया, चुप, बिना कुछ कहे। साहिल फूट फूट कर रोया। इम्तियाज खड़ा रहा। कब्रिस्तान में सिर्फ रोने की आवाज थी और उस आवाज के साथ एक बूढ़े कब्र खोदने वाले की सांसों की आवाज, जो शायद पहली बार किसी के लिए वहां था, खोदने के लिए नहीं, बस होने के लिए। 2 घंटे बाद कब्र तैयार थी। इम्तियाज ने खोदी हमेशा की तरह, मगर इस बार थोड़ा अलग था। साहिल पास बैठा था। इम्तियाज काम करते हुए बीच बीच में रुकता था, कुछ नहीं कहता था, बस रुकता था, जैसे वो आदमी जिसने उसे देखा था उसका इशारा समझ गया हो। मिट्टी नम थी रात की बारिश से, नीम की टहनियों से पानी की बूंदें टपक रही थी।
जब आखिरी मुट्ठी मिट्टी उठाई इम्तियाज ने एक पल के लिए ऊपर देखा। आसमान साफ हो रहा था, बादल हट रहे थे। उसने नहीं सोचा कि रात को जो हुआ वो सपना था। उसने नहीं सोचा कि वो था भी या नहीं था। उसने बस सोचा कि हुसैन अली अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था और वो मोहब्बत उस रात बारिश में भीगती हुई इम्तियाज के दरवाजे तक चली आई थी, मौत के बाद भी। शाम को जब इम्तियाज घर लौटा तो उसने दीवार से फावड़ा उतारा, उसे एक कोने में रख दिया। दीवार पर अब कुछ नहीं था। वो देर तक उस खाली दीवार को देखता रहा। फिर उसने लालटेन जलाई और बाहर आ गया। रात हो रही थी, आसमान में तारे निकल रहे थे, एक एक करके, जैसे कोई पुराना हिसाब याद कर रहा हो। उसने एक लंबी सांस ली। 30 साल में जो उसने किया था, जो अकेले चुपचाप बिना किसी की परवाह के किया था, शायद वो बेकार नहीं था। शायद हर कब्र से उस तरफ भी कोई देखता था। उस रात के बाद इम्तियाज का काम वही रहा, फावड़ा वही रहा, कब्रिस्तान वही रहा, मगर कुछ बदल गया था। जो दिखता नहीं था मगर था। साहिल कभी कभी उससे मिलने आता था, बिना किसी वजह के, बस आता था और थोड़ी देर बैठ जाता था। दोनों अक्सर कुछ बोलते नहीं थे, मगर उस खामोशी में, जो कब्रिस्तान की खामोशी से अलग थी, कुछ था। शायद वही था जिसे हुसैन अली ने उस रात बारिश में भीग कर ढूंढा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन शुरू करता हूँ आज की दूसरी कहानी। रात के 11:27 थे। विनोद की ऑटो की हेडलाइट उस कच्चे रास्ते पर पड़ रहे थे जो गांव से बाहर खेतों के बीच से होकर गुजरता था। दाईं तरफ सरसों के खेत थे, हवा में हल्के कांपते हुए, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे छू रहा हो। बाईं तरफ एक पुराना तालाब था जिसका पानी इतना काला था कि रात में उसे जमीन से अलग करना ही मुश्किल था। विनोद पिछले 12 सालों से यही रास्ता चला रहा था। हर सुबह, हर शाम, तीज त्योहार में, बरसात में, जाड़े की धुंध में, ये रास्ता उसकी रगों में था। हर मोड़, हर गड्ढा, वो जगह जहाँ सड़क अचानक दाईं तरफ मुड़ते थे और जो पहली बार जाने वाले को धोखा देती थी। विनोद आंखें बंद करके भी ये रास्ता काट सकता था। इसलिए जब उस रात ऑटो की रोशनी उस बरगद पर पड़ी तो वो तुरंत समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो बरगद गांव से करीब 2 किलोमीटर बाहर था। पुराना था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें सड़क के नीचे तक फैल गई थी और हर बरसात में उस हिस्से की सड़क उखड़ जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ अंग्रेज़ों के ज़माने से है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि इसमें कुछ रहता है, मगर विनोद ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो आदमी था जो भगवान को भी नहीं मानता था जब बच्चे बीमार भी पड़ते थे। उस रात पेड़ की एक मोटी शाख से कुछ लटक रहा था। पहले विनोद को लगा कोई झूला या शायद किसी ने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांध दी, मगर जब ऑटो थोड़ी और आगे बढ़ी तो रोशनी में एक इंसानी सिलुहट उभरा। आदमी, गले में रस्सी, पैर जमीन से 3-4 इंच ऊपर।
विनोद के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ऑटो रुकते ही इंजन की आवाज बंद हो गई और रात की खामोशी एकदम सामने आ गई। वैसी खामोशी जो दरअसल खामोश नहीं होती। झिंगुर बोल रहे थे। दूर कहीं एक कुत्ता रोया और फिर रुक गया। हवा सरसों के खेत में सरसराई। विनोद ने एक पल के लिए कुछ नहीं किया। फिर वो उतरा। उसके पांव कच्ची मिट्टी पर पड़े, ठंडी, थोड़ी नम। उसने जेब से फोन निकाला और टॉर्च चलाई। रोशनी पेड़ पर पड़ी। आदमी अभी भी लटक रहा था मगर हिल नहीं रहा था। विनोद तेज कदमों से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया उसे और तफसीलें नजर आने लगीं। आदमी सफेद कुर्ता पहने था, पांव नंगे थे, सिर झुका था, ठुड्डी छाती पर बाल बिखरे हुए। विनोद ने पुकारा, भाई। कोई जवाब नहीं। भाई सुन रहे हो? पत्तों के बीच हवा और कुछ नहीं। विनोद रुका नहीं। उसने पेड़ के नीचे जाकर ऊपर देखा। रस्सी शाख से बंधी थी। मोटी रस्सी, नई लगती थी। आदमी का चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। विनोद ने सोचा, अगर सांस चल रही है तो एक एक पल कीमती है। उसने ऑटो की तरफ देखा। पीछे की सीट पर एक पुराना पेचकश था। वो भागा, उठाया, वापस आया। पेड़ की जड़ें इतनी उभरी हुई थी कि उन पर चढ़ना आसान था। विनोद किसान का बेटा था। पेड़ों से दोस्ती बचपन में ही हो गई थी। वो चढ़ा, शाख तक पहुंचा, रस्सी को पेचकश से काटने की कोशिश करने लगा। तभी नीचे से एक आवाज आई, रुको। विनोद का हाथ रुक गया। आवाज नीचे से आई थी। आदमी की आवाज, शांत, धीमी, जैसे कोई सोते में बोल रहा हो। विनोद ने नीचे झांका। आदमी अभी भी लटक रहा था मगर अब उसका सिर ऊपर उठा था, चेहरा ऊपर था, विनोद की तरफ। टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर पड़ रही थी और विनोद को एक पल के लिए लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। आदमी मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान जैसे किसी ने चाकू से होंठों के कोने पर खींच दिए हों। बहुत चौड़ी थी, बहुत ज्यादा। वैसी मुस्कान नहीं जो इंसान मुस्कुराते वक्त देते हैं। वो कुछ और थी। रुको, आदमी ने फिर कहा, अभी मत काटो। विनोद का दिल एक धड़कन के लिए रुका। फिर उसने जोर से कहा, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं पागल। बचाने? उस आदमी ने सिर एक तरफ झुकाया, बहुत ज्यादा, जितना इंसानी गर्दन झुकती है उससे भी ज्यादा। और वो मुस्कान और भी गहरी हो गई। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है भाई। विनोद पेड़ पर जम गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आदमी जिंदा है, ये पक्का था। बोल रहा है मगर गला रस्सी में है। रस्सी खिंची हुई है, पाँव जमीन से ऊपर हैं। कोई इंसान इस पोजीशन में इस तरह बात नहीं कर सकता। तुम? विनोद ने धीरे से कहा, उतरो, नीचे आओ, बात करते हैं। कुछ था उस आवाज में, एक खिंचाव, एक गुरुत्व, जैसे कुएं से आवाज आती है। विनोद के पांव हिले। वो नीचे आने लगा। बाद में उसे याद नहीं आया कि उसने उतरने का फैसला किया था या पांव अपने आप चल गए थे। जमीन पर आते ही विनोद ने टॉर्च आदमी के चेहरे पर सीधे मारी। अब वो उसे ठीक से देख सकता था। उम्र शायद 50 के आसपास, बाल पूरी तरह सफेद,
चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मगर आंखें अजीब थी, बहुत काली। पुतलियां इतनी फैली हुई कि आइरस नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे आंखों में सिर्फ अंधेरा भरा हो। और वो मुस्कान अभी भी वहीं थी। कौन तुम? विनोद ने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजर ऑटो पर डाली, फिर विनोद पर वापस लाई। उसने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और रस्सी को, जो उसके गले में थी, बड़े इत्मीनान से हटाया, जैसे कोई टाई उतार रहा हो। विनोद का पेट एक बार मुड़ा। आदमी ने रस्सी हाथ में पकड़ी, उसे छल्ले बनाने लगा, बड़े सलीके से, एक के बाद एक। फिर वो जमीन पर उतरा, पांव छुए जमीन से, और सीधा खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा था। विनोद औसत कद का आदमी था, मगर ये आदमी उससे आधा सिर ऊपर था, और उसकी बाहें कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी, घुटनों के नीचे तक। विनोद, आदमी ने कहा। ये नाम उसने कहा तो था, मगर होंठ नहीं हिले थे। बाद में जब विनोद इस रात को याद करने की कोशिश करेगा, तो यही पल उसे पहले आएगा, यही एक पल, नाम। उसने ये आदमी पहले कभी नहीं देखा था, ये पक्का था। उसका गांव छोटा था, वो हर चेहरे को जानता था, और आसपास के गांव में भी उसकी पहचान थी। 12 साल ऑटो चलाने से ऐसा ही होता है। ये आदमी कहीं से नहीं था। तुम मुझे जानते हो? विनोद ने पूछा। आदमी ने वो छल्लेदार रस्सी एक हाथ में थामे हुए एक कदम आगे बढ़ाया। विनोद ने एक कदम पीछे हटा। जानता हूं, आदमी ने कहा, और इस बार होंठ हिले, मगर आवाज और होंठों की हरकत में एक पल की देरी थी, जैसे किसी खराब टपकी हुई फिल्म में होता है। बहुत साल से जानता हूं। विनोद का हाथ ऑटो की चाबी की तरफ गया, जो उसकी जेब में था। उसने सोचा, बस ऑटो में बैठना है, इंजन चालू करना है, भागना है, मगर पांव नहीं हिले। ये वही खिंचाव था, वही गुरुत्व। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? विनोद ने आवाज में जितनी मजबूती ला सका लाई। आदमी ने जवाब देने की जगह एक और कदम बढ़ाया। अब वो इतने पास था कि विनोद उसकी सांस महसूस कर सकता था, मगर सांस नहीं थी, कोई गर्मी नहीं, कोई हवा नहीं। जितनी दूरी पर वो खड़ा था, उस दूरी पर किसी भी जिंदा इंसान की सांस महसूस होती। विनोद को ये महसूस हुआ कि उसका पूरा बदन एक साथ ठंडा हो गया। तुम्हारा इंतजार, आदमी ने कहा और मुस्कुराया। वो मुस्कान, विनोद ने उस मुस्कान को बाद में बताने की कोशिश की, पंचायत में, घर में, डॉक्टर के पास, मगर हर बार शब्द कम पड़ गए। वो कहता था, वो ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे पता था कि मैं डर गया हूं, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था, जैसे मेरा डर उसकी खुराक था। डॉक्टर ने कहा सदमा, ट्रॉमा, मगर विनोद जानता था। आदमी ने वो रस्सी, जो वो छल्लों में बांध चुका था, विनोद की तरफ बढ़ाई। ये लो। विनोद ने हाथ नहीं बढ़ाया। लो, ये तुम्हारी है। मेरी नहीं है। हाँ। आदमी की आवाज बदल गई, नीची हो गई, जैसे कुएं में कंकर फेंको। ये तुम्हारे नाम की है विनोद। तुमने ये रस्सी खरीदी थी, याद है?
3 साल पहले बाजार से लाल दुकान। विनोद के दिमाग में एक छवि कौंधी। 3 साल पहले जब उसका धंधा ठप हो गया था, जब पत्नी की बीमारी में सारे पैसे चले गए थे, जब कर्ज इतना हो गया था कि सुबह उठना मुश्किल लगने लगा था, तब एक रात उसने एक रस्सी खरीदी थी और उस रस्सी को घर के पिछले कमरे में छत से बांधा था। और फिर उसकी बेटी रो पड़ी थी किसी वजह से अचानक, और वो कमरे से बाहर आ गया था। और फिर उसने वो रस्सी नदी में फेंक दी थी। कभी किसी को नहीं बताया ये। तुम? विनोद की आवाज टूट गई। मैं वहां था, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में कोई क्रूरता नहीं थी, बस एक फैक्ट था, जैसे मौसम का हाल बताना। उस रात भी उस कमरे में? नहीं। तुमने मुझे देखा नहीं, मगर मैं था। एक पल की खामोशी। मैं हमेशा होता हूं। विनोद का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पीछे कदम बढ़ाया, 1, 2, और उसकी पीठ ऑटो से लग गई। तुम? वो कहना चाहता था कुछ, मगर कौन से शब्द थे? तुम भूत हो? आदमी ने सिर घुमाया, उसी अतिरिक्त कोण पर, उसी मुस्कान के साथ। भूत? उसने कहा, जैसे ये शब्द उसके लिए नया हो। नहीं, भूत तो वो होते हैं जो मर चुके हों। तुम हो क्या? लंबी खामोशी, झेंगुर हवा। मैं वो हूं, आदमी ने आखिरकार कहा, जो उस रात तुम्हारे साथ उस कमरे में था, जो उस रस्सी का इंतजार कर रहा था, जो आज भी इंतजार कर रहा है। विनोद को बाद में अगले 10 मिनट बाद याद नहीं रहे। स्मृति में बस टुकड़े थे। ऑटो की चाबी, इंजन की आवाज, उसके अपने हाथ कांपते हुए, रिवर्स गियर, ऑटो का धक्का खाना, कच्ची सड़क पर धूल, और पीछे वो आदमी खड़ा, हिल नहीं रहा, बस देख रहा था। रस्सी अभी भी उसके हाथों में थी। विनोद गांव में घुसा तो उसकी ऑटो बिना रुके सीधे मंदिर के सामने जाकर रुकी। उसे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों गया। उसका हाथ अपने आप मुड़ा था। पुजारी देर रात जागते थे। उन्होंने विनोद को देखा, चेहरा सफ़ेद, आंखें खोली, पसीना, और कुछ पूछे बिना अंदर ले आए। विनोद ने सब बताया। पुजारी ने सुना, बीच में नहीं रोका। जब विनोद खत्म हुआ तो पुजारी ने एक लंबी सांस ली। वो बरगद, उसके बारे में बात होती रहती है कई साल से। क्या? हर कुछ साल में एक बार कोई ना कोई उस रास्ते से रात को जाता है और उसे वहां कोई दिखता है लटका हुआ। विनोद ने थूक निकला और पुजारी ने उसकी आंखों में देखा। जो भी उसे बचाने जाता है उसे अपनी ही कोई बात बताता है, बहुत पुरानी, बहुत छुपी हुई। कमरे में दीपक की लौ कांपी। वो कमजोरी ढूंढता है। जो लोग उस रास्ते पर रात को अकेले होते हैं उनमें से ज्यादातर पहले से टूटे हुए होते हैं। वो जानता है ये। मैं तो? हाँ, तुम उस रात उस कमरे में थे, वो जानता था। विनोद की आंख भर आई। मगर मैं बच गया। हाँ, पुजारी ने पहली बार मुस्कुराया, एक असली मुस्कान, थकी हुई मगर असली। बेटी के रोने से
उसे कैसे पता? यही तो है, उसे सब कुछ पता होता है, मगर एक चीज़ नहीं। क्या? ये कि आदमी को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। पुजारी ने दीपक की तरफ देखा। कभी कभी एक रोना काफ़ी होता है। वो रात बीत गई। सुबह विनोद घर गया। पत्नी रो पड़ी। उसकी हालत देखकर बेटी ने पूछा क्या हुआ। विनोद ने कहा ऑटो खराब हो गए थे। उसने उस दिन से रात की सवारी बंद कर दी। गांव में किसी को पूरी बात नहीं बताई, आधी अधूरी बताई, जैसे किसी ने लटका हुआ दिखा जो था नहीं। लोगों ने कहा नींद की वजह से होगा, भूत वूत नहीं होते। विनोद ने हाँ कर दिया, मगर एक बात थी जो उसने किसी को नहीं बताई, पुजारी को भी नहीं। वो रस्सी जो उस आदमी ने उसकी ओर बढ़ाई थी जब विनोद ने नहीं ली थी। जब विनोद ऑटो में बैठा था, घबराहट में, उल्टी गियर में, तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, मगर वो रस्सी जो उसके हाथ में थी अब उसमें हाथ नहीं था। विनोद ने सोचा शायद उसने फेंक दी होगी, मगर 2 दिन बाद जब उसने ऑटो की पीछे वाली सीट साफ की तो वो रस्सी वहाँ पड़ी थी, छल्लों में बंधी, करीने से रखी। विनोद ने उसे नदी में फेंक दिया जैसे 3 साल पहले फेंकी थी। मगर अगले हफ्ते जब वो ऑटो का इंजन चेक करने के लिए आगे झुका तो डैशबोर्ड के नीचे उस छेद में जहाँ से तार जाती है वो रस्सी थी। विनोद ने उसे जलाया, वो जली राख हो गई। विनोद ने राख को पानी में मिला दिया। 1 महीना बीता, सब ठीक रहा। विनोद को लगा खत्म हो गया। फिर एक रात के 11:27 पर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, बेटी आज देर से घर आएगी। विनोद ने फौरन बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने उठाया, कहा कि थोड़ी देर में आएगी, सहेली के यहाँ है। विनोद ने कहा अभी निकलो, अभी। बेटी घर आई। विनोद ने वो नंबर सेव किया और उस पर फ़ोन वापस किया। घंटी बजती रही, कोई नहीं उठाया। उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश हुई। बाद में पुलिस ने कहा यह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। विनोद आज भी ऑटो चलाता है, दिन में, शाम 7 बजे से पहले घर। उस रास्ते पर नहीं जाता। वो 2 किलोमीटर का फेर लगाता है हर रोज़। उस बरगद के पास से नहीं गुजरता। गांव के लोग पूछते हैं क्यों इतना लंबा रास्ता। विनोद कहता है इंजन को सीधी सड़क अच्छी लगती है। मगर असल बात यह है, एक बार, बस एक बार वो उस रास्ते पर गलती से निकल गया था, दिन में, धूप में, 12 बजे। बरगद के पास से गुजरते वक्त उसने एक पल के लिए ऊपर देखा था। वो आदमी नहीं था, मगर वो रस्सी थे, शाख से बंधी हुई, झूल रहे थे। हवा नहीं थी उस वक्त। कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।